बहुत बुनियाद है फिज़िक्स की और सारी जो हमारा ये है साइंस, एवरीडे साइंस, उसकी ये बुनियाद है एसआई यूनिट्स। आपको सबको पता होगा कि एसआई यूनिट्स कौन से हैं। ये 1960 के अंदर लागू हुए थे। ये ईयर आपने याद रखना है और इनके मैं नाम लिख देता हूँ, फिर उनके यूनिट लिख देता हूँ, फिर उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है लेंथ। लेंथ का है जी मीटर यूनिट, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैस का किलोग्राम यानी उसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत सिंपल है। टाइम का सेकंड है और उसको कैपिटल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बुनियादी यूनिट्स हैं वो हैं सिस्टम इंटरनेशनल के। उसके बाद करंट, करंट का यूनिट एम्पेयर है और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो टेम्परेचर है, ये आपको पहले मेरे ख्याल में पता होंगे ये वाले जो यूनिट्स हैं कि ये कौन कौन से हैं। टेम्परेचर का केल्विन है एसआई यूनिट में, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो सब्सटेंस है यानी अमाउंट है, अमाउंट या सब्सटेंस का जो यूनिट है मैटर के अंदर, उसको मोल से उसको मोल कहते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक फिगर है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से, इसके एंड पे ई नहीं आता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो सातवां और आखिरी यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको कैंडेला कहा जाता है और ये CD से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक होगा जी। ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स जिनके अंदर से बाकी यूनिट्स निकलते हैं। यानी ये जो 7 बुनियादी यूनिट्स हैं, इनके अंदर से तमाम जो यूनिट्स हैं वो अक्स किए जाते हैं या निकाले जाते हैं। बाकी जिस फॉर्म में भी जो भी यूनिट्स हैं वो इसकी सब्सिडरीज हैं या उसकी डेरिवेशंस हैं। अब आगे आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं जी, इनके बारे में अच्छा पेपर में इनके बारे में अब आपको पता है कि सवाल पेपर में 2 किस्म के आते होते हैं। हम दोनों पे फोकस कर रहे हैं, एक एक्सप्लेन करने वाला और दूसरा होता है MCQ फॉर्मेट में। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये MCQ फॉर्मेट वाला है। तो फोर्स से हम शुरू करेंगे। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और इसको लिखा जाता है किलोग्राम मीटर। ये इसको पर सेकंड स्क्वायर अगर नीचे फॉर्म में लिखें तो ठीक होगा जी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज है और उसको HZ से लिखा जाता है या इस तरह करके लिखा जाता है, यानी सेकंड का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है। चार्ज का यूनिट जो है ये कोलम्ब है। अब जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस से है उनको ये लग रहा होगा कि ये बहुत बुनियादी बातें हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको ये चीज़ें भूली होंगी। फिर उसके बाद आगे आता है जनाब, उसके बाद आता है वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है और उसको कैपिटल V के साथ लिखा जाता है। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे आता है इंडक्टेंस। अच्छा जो यहाँ पे आपको नए नए नाम लगे वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है और उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आगे आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है और उसका F सिंबल है। इसमें तीनों चीज़ें आ सकती हैं पेपर के अंदर, यानी पेपर में ये होगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस या हेनरी इज द यूनिट ऑफ फलाना, ये पूछा जा सकता है। दोनों चीज़ें दोनों फॉर्म के अंदर पूछी जा सकती हैं कि फैराड किसका यूनिट है या F किस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, किस यूनिट के सिंबल को। उसके बाद आगे आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ओम इसका यूनिट है और उसको यूं करके लिखा जाता है ओम। फिर एंगल का बड़ा मशहूर है, ये एंगल के बारे में क्वेश्चन आते होते भी हैं। एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है और इसको RAD यानी रेड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आगे आता है जी पावर।
पावर का यूनिट वाट है और वाट को कैपिटल W के साथ लिखते हैं। एनर्जी, वर्क, अच्छा ये वाला आपने लाजमी समझना है। ये तीन चीज़ें हैं जिनका सेम यूनिट है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू हीट, इनका तीनों का सेम यूनिट है और वो क्या है, वो जॉउल है। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका यूनिट है वेबर। सही होगा जी। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल वो रट्टे वाली हैं, याद करने वाली हैं, मेरे ख्याल में आपको समझ पहले आपने पढ़ी भी होंगी, बस इसको आपने एक दफ़ा दोहरा लेना है। ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। एक और सिस्टम है जो अभी हमने पढ़ा है ना, वो था SI यूनिट्स का सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। आगे आता है CGS का सिस्टम। CGS सिस्टम जो है वो ब्रिटेन का था और ये 1960 से पहले था। इसमें यूनिट्स थोड़े से फ़र्क हैं, वो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। लेंथ का CGS के अंदर यूनिट सेंटीमीटर है, मैस का केजी है, टाइम का सेकंड, स्पीड का काइन और फोर्स का टाइम। ये ब्रिटिश सिस्टम था। फिर एनर्जी का अर्ग ERT से, और प्रेशर का बराए इसकी मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। सॉलिड एंगल का जो है इसमें, यहाँ पे हमने वो रेडियन पढ़ा था, यहाँ पे इसका होगा स्टेर रेडियन। सही होगा जी। अब ये इन यूनिट्स का फ़र्क है। ये CGS सिस्टम के यूनिट्स हैं और दूसरे जो यूनिट्स है वो सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI यूनिट सिस्टम के हैं। ठीक हो गया। इनका बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है। उसके बाद हम, अच्छा इसमें हम आज वाली क्लास के अंदर ना हम मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो पेपर के रिलेटेड टॉपिक्स बनते हैं, ताकि उनको हम थोड़ा तफसील के साथ डिस्कस कर लें। आगे हम आते हैं, जो हमारा सेकंड आज का टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर का। इस पे बहुत क्वेश्चन आते होते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले सवालात होते हैं इसकी लेयर्स के बारे में। सब पहले मैं लेयर्स के नाम लिख देता हूँ, नाम आपको पता होने चाहिए विद उनकी रेंज जो है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की जो रेंज है वो 0 से 12 किलोमीटर ऊपर है। उसके बाद आगे आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, यहाँ पे थर्मोस्फेयर और आगे एक्सोस्फेयर। इसकी थोड़ी मैं तफसील आपको यूँ करके बता देता हूँ, बल्कि बना देता हूँ। ये अर्थ है, ये इसकी पहली लेयर, ये दूसरी लेयर। अब ये वाला जो हमारे सबसे ऊपर वाला रीजन है, इसे क्या कहते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर है और इसकी रेंज 0 से 12 किलोमीटर है। यानी हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से लेकर जो 12 किलोमीटर ऊपर तक का एरिया है या जो है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता क्या क्या है, MCQs इसके बारे में आते हैं। सबसे पहले वाटर वेपर इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से बारिश होती है, मौसमों का तगय्युर होता है। वेदर यहाँ पे बनते हैं, मौसम ठंडा होगा, गर्म होगा, बारिशें होंगी नहीं होंगी, पैटर्न क्या रहेगा, ये 0 से 12 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है, ये सारे का सारा जो फिनोमेना है यहाँ पे अक्सर होता है। इससे ऊपर का जो पैटर्न्स हैं वो बड़े रैंडम और हैपैज़र्ड हैं, यानी उनका मौसम के बनने के साथ क्लाइमेट के ऊपर इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो जोन है, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन के ऊपर जो टेम्परेचर जो है वो कहीं 42 है, कहीं 50 तक जाता है और माइनस में जाता है, लेकिन जो एग्रीगेट टेम्परेचर है इस 12 किलोमीटर जोन का वो 15 डिग्री है। ठीक हो गया जी। और इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो
15 से 60 डिग्री तक वेरी करता है। यानी पहले ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यूं ही हम अपने ऊपर देखते हैं तो टेम्परेचर ऊपर जाके बढ़ना शुरू होता है, फिर कम होता है। सही हो गया। ये ट्रांजिशनल जोन भी कहलाता है, यहाँ पे वेदर ट्रांजिशन होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेकंड जोन, ये वाला, इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये 12 से 50 किलोमीटर ऊपर हमारी बुलंदी के ऊपर ये जोन पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके बारे में होते हैं कि फलाने जोन के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ओजोन लेयर है यानी O3, उसके बाद जो कि हमें बचाती है यूवी रेज से, ओजोन लेयर। उसके बाद जनाब इसका जो टेम्परेचर है वो -51 से -15 के दरमियान वेरी करता है। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ओजोन लेयर की प्रेजेंस है। सही हो गया जी। इसके टेम्परेचर की वेरिएशन यहाँ तक रहती है। इसके बाद आगे आता है तीसरा जोन। अब इसकी क्या हमने पढ़ा था कि ये 12 से 50 किलोमीटर है। ये वाला जो जोन है ये आएगा थर्ड नंबर पे और ये कहलाता है मेसोस्फीयर। ये 50 से 80 किलोमीटर के दरमियान है। इसमें टेम्परेचर गिरता है, ये -15 से लेकर -120 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जा रहा है। यानी यहाँ पे -15 है और यहाँ पर -120 डिग्री है। और ये है कहाँ से? 50 से 80 किलोमीटर का एरिया ये कहलाता है। ठीक हो गया जी। आगे आता है एंड वाला हिस्सा, थर्मोस्फेयर। ये वाला रीजन जो है, थर्मोस्फेयर के अंदर क्या होता है? थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर राइज होता है 1500 डिग्री तक। यानी कहाँ -120 था और कहाँ पे 1500 प्लस डिग्री चला गया। ओके होगा जी। ये 80 से 200 किलोमीटर और फिर इसकी मुख्तलिफ जो हैं वो रेंजेस बताई जाती हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बड़ा सिंपल और बहुत सादा ज़ुबान में मैंने आपको बताया है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आगे हम जाते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें पाया क्या क्या जाता है। ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन दोबारा हम इसको लिख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर जो हमारे ये सारा जो ये ज़मीन है इसके ऊपर जो ये लेयर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये जनाब एंड पे थर्मोस्फेयर, ये उसके बाद जो आती है मेसोस्फेयर और ये वाली, और ये एंड पे यहाँ पे जहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है यहाँ पे एक्सोस्फेयर है एंड वाले। ये जो स्फेयर्स हैं ये कंटेन क्या करते हैं? व्हाट इज़ देयर कंपोजिशन, यानी इसमें क्या पाया जाता है। यानी ज़मीन के ऊपर जो हवा है, ये जो ज़मीन के ऊपर सारी स्पेस है हमारे एटमॉस्फेयर की, उसकी कंपोजिशन क्या है। सही है। आपने याद रखनी है बात कि ये हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की, ना कि ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी एटॉमिक और जो उनकी एलिमेंट्स की कंपोजिशन है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। ये पाई जाती है 78.08%। यानी ज़मीन का ये जो ऊपर का हिस्सा है ये 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन जो कि 20.95 है। ये इसको 21% भी कभी कभी रैंडम लिखा जा सकता है राउंड ऑफ करके। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाने वाली है आर्गॉन। आर्गॉन एक गैस है 0.93%। और आगे फिर आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
जो क्या है 0.3%। मोस्ट ऑफ द टाइम ये MCQ आता है कि कितनी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की। यूं ऑप्शन आते हैं 0.3%, 3%, 0.03%, 0.003%। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये है। ये वाला MCQ आप कितनी दफ़ा पेपर के अंदर देखेंगे कि क्या कंपोजिशन है। फिर नाइट्रोजन की कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन होता है, ऑक्सीजन की कंपोजिशन के बारे में। ये आपने कभी नहीं भूलनी दोनों चीज़ें। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक चीज़ जो है वो है कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं, ऑक्साइड्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिनके हमें नाम पता होने चाहिए और उनका कॉमन नाम और उनका साइंटिफिक नाम जो है वो हमें पता होना चाहिए। ये पेपर में MCQs की फॉर्म में आता होता है हर किस्म के पेपर्स के अंदर। आज वाली क्लास जो है वो थोड़ी सी हमारी माठी रहेगी, बोरिंग रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस है, फंडामेंटल फोकस है, वो मेमोराइजेशन पे है। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी जो याददाश्त का इम्तिहान है वो ये कंस्टिट्यूट करती हैं। हम कंपाउंड्स को देखेंगे, तकरीबन 40 कंपाउंड्स को देखेंगे और हम उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो पढ़ेंगे, वो क्या है और उसमें पाया क्या जाता है, उसका नाम क्या है और कॉमन नेम क्या है। सबसे पहले मटेरियल लिखेंगे जी, यहाँ पे आएगा कॉमन नेम, फिर इसका आएगा जी केमिकल नेम। ये आपको लाजमी याद करना होगा। फिर फॉर्मूला इसका। कॉमन नेम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले आता है वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका। ये आपने देखा होगा, सिरका तो नहीं, शायद इस तरह लिखते हैं। ये जो देगों के अंदर भी डालते हैं, सालन के अंदर भी डालते हैं, इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। इसका फार्मूला है CH3COOH प्लस H2O। ये इसका केमिकल फार्मूला है। फार्मूला आपको नाम भी याद हो, आपको ये दो चीज़ें लाजमी याद होनी चाहिए कि इसका केमिकल नाम क्या है और इसका कॉमन सेंस में नाम क्या बनता है। और उसके बाद आगे आता है एस्पिरिन। इसे क्या कहा जाता है? एसिटाइलिक साइक्लिक एसिड। इसका जो फार्मूला है वो ये है C9H8O4। सही हो गया जी। अमोनिया, अमोनिया के बारे में हमें लाजमी पता होना चाहिए। अमोनिया फ्रिजों के अंदर यूज होती है बर्फ़ बनाने के लिए। अमोनिया, इसको NH3 और इसमें एक्वस जो सोल्यूशन है वो ऐड होता है। सही हो गया जी। और इसको कहा क्या जाता है? इसका केमिकल नाम भी अमोनिया है, कॉमन सेंस में इसका नाम अमोनिया ही है। उसके बाद आगे आता है जो ये एंड्स होते हैं, उनको मारने के लिए, कीड़े मार जो होती है चीज़, वो क्या कहलाती है? एंड किलर। वो कहलाती है जी बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला है BO3H3। अब अब आता है लाइटर फ्यूल। ये जो सिगरेट जलाने के लिए या जो भी कोई चीज़ हम जलाने के लिए वो लाइटर यूज़ करते हैं, उसमें फ्यूल क्या होता है? होती तो वो किसी लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई चीज़ ही है। वो फ्यूल क्या है? उसे ब्यूटेन कहते हैं, C4H10। ये जो लाइटर के अंदर चीज़ यूज़ होती है उसे ब्यूटेन कहा जाता है। ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए। ये नहीं, इसमें बहाना नहीं हो सकता कि ये मैंने कभी सुना नहीं या पता नहीं। ये आपको लाजमी इनके नाम और केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
क्लोराइड। ठीक होगा जी। इसका फॉर्मूला जो है वो CaOH2 है। फॉर्मूला नाम भी याद करें तो खैर है। उसके बाद आता है सोडा वाटर। सोडा वाटर को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। आपने ये सुना होगा लाजमी तौर पे, ये जो कार्बोनिक या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो ख़तरनाक होती हैं। तो ये वहाँ से ही सोडा वाटर निकला है। इसका फार्मूला क्या है जी कार्बोनिक एसिड का? H2CO3। सही होगा जी। आगे आ जाता है, आगे है जी टाल्क। ये जो पाउडर के अंदर यूज़ होता है, पहले जैसे परफ्यूम यूज़ होता है ना, तो उसी तरह से ये पाउडर भी यूज़ होता था वो खुशबू लगाने के लिए। अब तो बहुत कम होता है शायद। इसे कहा जाता है मैग्नीशियम सिलिएट। मैग्नीशियम सिलिकेट ये इसका नाम है। अब इसका फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, लंबा है, आप नाम भी याद करें खैर है। Mg3S सॉरी Mg3Si4O10OH2 ये इसका टाल का पाउडर है। ये L है, TALC टाल। ठीक होगा जी। आगे आता है पोटाश। पोटाश के मल्टीपल यूजेस हैं। इसे कहा जाता है पोटासियम कार्बोनेट। वैसे K2CO3। आपने ये K का सिंपल भी लाजमी याद रखना है। उसके बाद सबसे मशहूर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं शुगर। शुगर का केमिकल नाम है सुक्रोज। फार्मूला इसका है जी C12H22O11। ये जो कॉमन शुगर हम यूज़ करते हैं उसका। आगे आता है कास्टिक सोडा। ये हम आज केमिस्ट्री वाला पोर्शन ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कास्टिक सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब कुछ और रह गए हैं, उनको भी हमने लाजमी डिस्कस करना है। आपने घबराना नहीं है इन चीज़ों को देख के। अब कुछ मैं आपको कंपाउंड लिखूंगा और उनका नाम लिखूंगा। जैसे पहले ये वाले लिखें, आपको बस उनका पता होना चाहिए। और ये वो वाले पार्ट्स हैं कि जब आप इंशाल्लाह याद कर चुके होंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने सारा साइंस वाला पोर्शन बड़े तसल्ली से कर लिया है। इंशाल्लाह कोई चीज़ ऐसी होगी नहीं जो बाकी आपकी रह जाएगी ये कंपाउंड्स के रिलेटेड। सबसे पहले आती है इसके बाद ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? ये FPSC के एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है केमिकल कंपाउंड्स का। और उसके बाद जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके भी आप पास पेपर देखें तो साइंस के अंदर से ये बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर में। कोई कंपाउंड का नाम क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। ड्राई आइस कहा जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद आता है नौसादर। ये जहर होती है, ये अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। आगे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद TNT। ये इंडिया की मूवीज़ के अंदर बड़ा इसका जिक्र आता है कि TNT और RDX ये वाले। इसका नाम है जी ट्राई नाइट्रो लो
नियॉन। फिर उसके बाद चाक, ये कॉमन चाक जो हम यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चाक यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हैवी वाटर, जब पानी ख़राब हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, यानी वो उसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएं तो वो कहलाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये जो ड्यूटेरियम है ये हाइड्रोजन की आइसोटॉपिक फॉर्म है। ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो उसकी बेस पे इसको ऑक्साइड कहा जाता है, हैवी वाटर को। ठीक हो गया जी। अब क्या बात रहेगी बाकी। अब जनाब अब हम एक चीज़ का जिक्र करते हैं, केमिस्ट्री के कुछ लॉज हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आते होते हैं, बड़े मशहूर लॉज हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हेलो, अच्छा जी, सबसे पहले ये लॉस कहाँ पे पेपर में आ सकते हैं? एमसीक्यूज में आएंगे। ये एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं आएंगे। पेपर का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो बुनियादी तौर पे रिलेट करता है आपकी लॉजिकल डिडक्शन और आर्गुमेंटेशन को। बहुत कम सवालात ऐसे हैं जो रट्टे वाले पूछे गए हैं, लेकिन जो लॉज के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं एमसीक्यूज के अंदर कि ये लॉ क्या है, इसकी बेस क्या है, ये कहलाता क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ क्या कहलाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सिंपल इसको हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है, इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है कि ना हम किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, एनर्जी फॉर्म्स चेंज करती रहती है। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो मे भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, फिर वो मे भी विंड एनर्जी में चेंज हो जाए। यानी वो जो उसकी एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो चेंज होती रहेंगी, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन जो एग्रीगेट एनर्जी का लेवल है वो चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। उसके बाद दूसरा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये क्या कहलाता है जी, या क्या कहता है? वही अल्फाज हैं, mass can neither be created nor destroyed, it remains constant। यानी क्या मतलब हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर अगर हमारे पास जो मैस की मिकदार है वो 1 kg है, तो वो ये नहीं होगा कि रिएक्शन पे एंड पे हमारे पास 900 ग्राम रह जाए। जितना भी मैस है वो अपनी मुख्तलिफ फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, किसी न किसी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज लाजमी आएगी, लेकिन उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी मिकदार है, वो कभी भी केमिकल रिएक्शंस के बाद या किसी भी किस्म के रिएक्शंस के बाद टोटल में कमी वाक़या नहीं होती उसकी। सही हो गया। अब आगे आता है थोड़े से, अब 2 कंफ्यूजिंग लॉज हैं, इनको आपने इनके रिलेशन को लाजमी अंडरस्टैंड करना है, खास तौर पे वो लोग जिनका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है।
फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लोगों के लिए तो ये रोज़मर्रा की चीज़ है, लेकिन सोशल साइंसेज वालों के लिए या मैनेजमेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है दोनों चीज़ें। सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ और फिर आगे आता है चार्ल्स लॉ। अब ये क्या कहता है, इनमें आपने बस कॉन्स्टेंट्स का फर्क ध्यान में रखना है। जो बॉयल्स लॉ है इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो टेम्परेचर है। ये लॉ ये डिस्क्राइब करता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ कन्फाइंड गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या मतलब हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मिसाल इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंटेनर है एक, इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, फिर ये इसकी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी ये 25 डिग्री पे है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो ये है, सही है। इसके ऊपर हम प्रेशर जब एग्जर्ट करेंगे तो गैस दबना शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस के ऊपर उसका वॉल्यूम कम होता है, जैसे जैसे गैस का प्रेशर कम करते हैं उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। बड़ी लॉजिकल सी बात है इसको। अच्छा, लॉज जो हैं वो कॉमन सेंस पे बेस करते हैं और फिर उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है, उनका प्रूफ दिया जाता है। यानी अगर कोई बंदा हमें ये अगर हम थोड़ा सा इसमें सेंस लगाएं तो बड़ी लॉजिकल बात लगती है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो दबती है, अगर वो गैस की फॉर्म में हो या इवन लिक्विड भी हो। सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से होती है। दोबारा इसको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ कन्फाइंड गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी क्या हुआ, ये लॉ ये डिस्क्राइब करता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये एक दूसरे का आपस में रिवर्स बनते हैं। आगे आता है चार्ल्स लॉ। वो क्या कहलाता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे क्या चार्ल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट है, वो प्रेशर कांस्टेंट है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर the volume of confined gas is directly proportional to absolute temperature। इसको आप ये समझें, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के टेम्परेचर के। आप ये देखें कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया यानी यही बर्तन है, यही इसमें हम टेम्परेचर बस चेंज कर रहे हैं। प्रेशर है जी यहाँ पे कह ले 10 पास्कल, यहाँ पे भी 10 पास्कल है। हमने करना क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री कर दिया, यहाँ पे 0 डिग्री कर दिया, फिर यहाँ पे इसको 10 डिग्री कर दिया। जो वॉल्यूम है वो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होता जाएगा। वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम भी कम होगा, यानी उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सही हो गया। ये दोनों लॉज आपको लाजमी पता होने चाहिए, बार बार इसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी मेरे ख्याल में मैंने बड़ा तफसील के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कुछ और लॉज हैं जिनको हम देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपने। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। यानी हीट को एक मीडियम चाहिए, एक सिस्टम चाहिए फ्लो करने के लिए। यहाँ पे अगर हीट एग्जिस्ट कर रही है और उसके इर्द गिर्द कोई मीडियम नहीं है, लैक ऑफ मीडियम क्या करता है,
वो उसको स्टॉप करता है मूव करने से। सही हो गया जी? सिंपल, बहुत सिंपल है सेकंड लॉ कि हीट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। आगे है पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, इसके बारे में बड़े एमसीक्यूज आते हैं। The chemical properties of the elements vary periodically according to their atomic number. So simple कहें, जो एलिमेंट्स की या केमिकल कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि किसी की उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका जी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो उसकी क्या खसूसियात हैं, वो सॉलिड है या लिक्विड है, वो गैसियस एलिमेंट है, मेटल है, मेटलाइड है, ये चीज़ डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर पे। सही हो गया? एटॉमिक मास पे नहीं, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये डिसाइड करता है कि किसी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी केमिकली। आगे आता है मल्टीपल प्रॉपर्टी। अच्छा इतने, बाकी कुछ और लॉज मैंने लिखे हुए हैं, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है या हमारे इससे रिलेट नहीं करते, उनको हम रहने देते हैं, वो फिर डीप केमिस्ट्री के हो जाएंगे, उसको हम डिस्कस नहीं करते। कॉमन जो हैं वो यही हैं। आगे हम आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो क्या है जी? वो है विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स, जब तक हम साइंस पढ़ते रहेंगे, जब तक पेपर देते रहेंगे, विटामिन्स का जो पार्ट है वो हमारे सामने आता रहेगा। इसको आपने कभी नहीं भूलना। विटामिन आपको जनाब फिंगर टिप्स पे हमेशा याद होनी चाहिए। विटामिन वाला क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ये पता नहीं इसकी वजह क्या है, लेकिन विटामिन फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम है पाकिस्तान के अंदर, उसमें विटामिन के बारे में क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। सबसे पहले विटामिन। अच्छा, इसकी विटामिन के बारे में ना हमने बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखना है कि विटामिन के बारे में कहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने इसको 3-4 जगह पर लिखा हुआ है। एक सेकंड मैं देख लूँ कि कौन सा हम पहले कर सकते हैं। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? इसे कहा जाता है रेटिनॉल। इसकी कमी क्या, अगर इसकी कमी वाक़ई हो किसी इंसान के अंदर तो कौन सी बीमारियां वाक़ई होती हैं? सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद केराटोमोकिया, फिर उसके बाद हाइपर केराटोसिस, ये 3 किस्म की बीमारियां हैं जो अगर हम विटामिन ए ज़्यादा मिकदार में या रिक्वायर्ड मिकदार में ना लें तो होती हैं। ये पाया कहाँ जाता है? ऑरेंज, उसके बाद येलो फ्रूट्स के अंदर, फिर उसके बाद कैरेट्स के अंदर और मिल्क के अंदर। याद करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अब क्या किया जाए, ये करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है, क्या करें, नहीं हो रहा, लेकिन इसको रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। ये बहुत अहम टॉपिक है। उसके बाद आगे आता है जी विटामिन B1। इसका नाम क्या है? इसका नाम है थायामाइन। ये अगर हम ना प्रॉपर मिकदार में लें तो कौन सी बीमारियां होती हैं? बेरी और कोर्स ऑफ
सर्कोफ, ये बीमारी का नाम है। ये पाया कहाँ जाता है? ये जो ब्राउन फूड होते हैं जितने भी, उनके अंदर और गोश्त के अंदर पाया जाता है, जो मीट है उसके अंदर। उसके बाद आगे आता है विटामिन सी। विटामिन सी के नाम बड़ी दफ़ा पूछा जाता है कि विटामिन सी का नाम क्या है। ऑस्कॉर्बिक एसिड, ये ना अगर प्रॉपर मिकदार में लिया जाए तो स्कर्वी नाम की एक बीमारी चिमट जाती है। ये पाया कहाँ जाता है? फ्रूट्स के अंदर प्लस वेजिटेबल्स के अंदर। आगे जी आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी बड़ा मशहूर कोलोकैल्सिफेरॉल, ये अगर ना प्रॉपर लिया जाए तो बीमारी होती है रिकेट्स और ओस्टियोमलाकिया। होता कहाँ कहाँ है? एग, फिश, मशरूम, ये 3 इसके बड़े सोर्सेज हैं। आगे आ गया जी विटामिन ई। इसका नाम है टोकोफेरॉल, और ये अगर ना लिया जाए तो क्या होता है? ख़वातीन में जो फर्टिलिटी है उसकी कमी वाक़ई होती है, और जो हमारी बोन है वो कमज़ोर हो जाती है। पाया कहाँ जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड, ये इसके जी सोर्सेज हैं। आगे आ गया विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है? फेलोक्विनोन। ये ब्लीडिंग करता है, अगर कमी हो ना इसकी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लीडिंग बढ़ जाती है, यानी अगर खून किसी वजह से चले तो खून का बहाव रुकता ही नहीं है। आगे आ गया जी, ये इसके सोर्सेज क्या हैं? यानी विटामिन के के सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके बाद एग प्लस लिवर, यानी वो जो हम कलेजी खाते हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और इसके बारे में क्या है, एक सेकंड। अच्छा जी, ये तो रहा केमिस्ट्री के बुनियादी चीज़ों का तारुफ। एक हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है रॉक्स के बारे में। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। याद करना आपका काम है, मैं आपको सिंपली उसके बारे में बता सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं। याद आपने अपनी हिम्मत के साथ करनी है चीज़ें। मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है कि मैं आपको तसल्ली से नाम बताऊँ, लेकिन आपने रट्टा इसको खुद मारना है, समझना आपने। समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, याद आपने इसको खुद करना है। रॉक्स को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले आती हैं एग्नियस रॉक्स। ये कब बनती हैं? जब मैग्मा या जो लावा है वो कूल डाउन होता है और सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है और ये क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। यानी सिंपल आप ये कहें कि जो मैग्मा या लावा निकलता है जब वो कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद सर्टन केमिकल चेंजेस उसमें वाक़ई होती हैं और उससे जो रॉक्स बनती हैं वो क्रिस्टल्स होती हैं और वो एग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। इसकी मिसाल क्या है? मिनरल्स तमाम किस्म के और सिलिकेट मटेरियल्स जो हैं ये एग्नियस रॉक्स की टाइप है। उसके बाद दूसरी रॉक की टाइप जो है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं
वो कंपैक्ट होने से, सीमेंट होने से, ये जो सेडिमेंट्स अब यहाँ पे पड़े हैं ना, ये इसका साइकिल यूं चलता है। यहाँ पे जो रॉक्स पड़े हैं मिनरल फॉर्म के अंदर, इनके अंदर जब कंपैक्टिंग होती है, सीमेंटिंग होती है, और ये जब हिस्सों में टूटते हैं, ब्रोकन पीसेस, तो ये अजीब सी फॉर्म के अंदर, सैंड के अंदर, सिल्ट के अंदर और क्ले के अंदर चेंज होते हैं। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। यानी ये आप कह लें कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उनके अंदर जब डिप्लीशन होती है, वेदरिंग होती है, उसके बाद ये बनते हैं। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स को। पहला है क्लास्टिक और दूसरा है केमिकल। इसकी मिसाल क्लास्टिक की सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल और कुछ टाइप। ठीक होगा जी। केमिकल की मिसाल कौन सी हैं? चाक, चर्ट, जिप्सम, ये इसकी मिसालें हैं जी। आगे आ जाती हैं लास्ट और आखिरी इसका जो टाइप है, मेटा मॉर्फिक रॉक्स। ये हीट और प्रेशर के बायस जो रॉक्स नीचे दबी होती हैं, वो जब उन पर प्रेशर और हीट आती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, जैसे कि स्लेट और जेनेसिस है। इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है, रॉक साइकिल क्या है, या रॉक्स कैसे चेंज होती हैं। सबसे पहले मैग्मा या लावा जो है वो निकलता है ज़मीन को फाड़ के। वो निकला, ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, जिस वो कंपोजिशन से बाहर आया था उसकी केमिकल कंपोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। जब मटेरियल लिक्विड फॉर्म में या प्लाज्मा फॉर्म के अंदर होता है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन हीट की वजह से चेंज होना शुरू होती है और वो एग्नियस रॉक के अंदर कन्वर्ट होता है। सबसे पहले बड़े लेवल पे एग्नियस रॉक्स आती हैं। अब उस रॉक के ऊपर वेदरिंग का प्रोसेस होता है, यानी कई सदियां, कई हजारों साल वेदरिंग का प्रोसेस चलता रहता है। उस वेदरिंग के प्रोसेस के ज़रिए तो जो पहले रॉक्स हैं और जो नई रॉक्स हैं वो आपस में मिलती हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनाती हैं, छोटे छोटे उनके हिस्से बनते हैं, सैंड बनती है, क्ले बनती है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगे। इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। फिर आगे आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं, जो जब मिनरल जो पहले से ये दोनों टाइप्स जब कहीं इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हो, एग्नियस और सेडिमेंट्री, तो जब उनके अंदर फिजिकल चेंजेस वाक़या हों और केमिकल प्रोसेस की वजह से और वेदरिंग का इम्पैक्ट उनके ऊपर आए, तो हीट और प्रेशर जब वो अंदर दबी होंगी पहाड़ों के अंदर, हीट और प्रेशर जब दोनों लगेंगे उनके ऊपर, तो क्या होगा, तो वो एक नई रॉक के अंदर उसकी फॉर्म चेंज होगी। ये फिर उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीन टाइप्स थी। इनके बारे में एमसीक्यूज भी आते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशंस भी आती हैं। ठीक हो गया जी। जो हमारी आज वाली क्लास है वो यहाँ तक महदूद रहेगी, क्योंकि मैं मेरा काफ़ी दिन हो गए थे, इससे डिस्कनेक्ट था।